Good evening, good evening, good evening. Let's start. Good evening. चलिए, नमस्कार. So, basic structure and constitutional amendments. Now the concluding part, the finale. ठीक है. जहां से कल की क्लास खत्म करी थी बस वहीं से 2 मिनट पिकअप करते हैं. तो 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में एग्जैक्टली क्या कहा गया. इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है, एग्जैक्टली क्या कहा गया. ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर नॉट लॉ. तो इसकी वजह से गोलकनाथ की केस को ओवर रूल कर दिया गया. यस, सीधी सिंपल बात कल हमने सीखी थी. ठीक है. और दूसरा, जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1971, जिसमें ये ऐड किया था कि हाँ भाई दे विल नॉट बी लॉ, उसे अपहेल्ड कर दिया गया. करेक्ट और नॉट? सीधी सिंपल बात तो ये है. पहली बात तो ये कहेंगे. ठीक है. तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. उसको रोकने के लिए दे केम अप विद द बेसिक स्ट्रक्चर. अब उसके पहले 9th शेड्यूल की क्या कहानी है. जो भी 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है ना, उसको तो स्ट्राइक डाउन नहीं किया. 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, उसे तो स्ट्राइक डाउन नहीं किया. और जो भी लॉज 9th शेड्यूल में 1973 से पहले आए थे, करेक्ट, दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड. सीधी सिंपल बात तो यही है. करेक्ट. लेकिन ये बात यहां पे क्लियरली नहीं कही गई. क्या ये बात समझ में आ रही है? This was not explicitly spoken of in Keswanand Bharti. Are we clear on this? This was not explicitly spoken. 9th शेड्यूल के पहले जो भी 1973 में है, जो भी 1973 के पहले 9th शेड्यूल में जो भी लॉज ऐड किए हैं, उनको आप जुडिशली रिव्यू नहीं कर सकते. ये सही बात है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली 9th शेड्यूल वैलिड है. बस इतना ही कहा गया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं. क्या पार्लियामेंट केशवानंद भारती के बाद भी 9th शेड्यूल में लॉज ऐड कर सकती हैं? यस और नो? पार्लियामेंट कैन ऐड more laws to the 9th schedule. करेक्ट. सिंपल. जितना प्रिसाइज हो सकते हैं प्रीलिम्स को ध्यान में रखते. ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. अब जब पार्लियामेंट इसको ऐड करेगी
तो क्या ये भी जुडिशियली रिव्यूएबल नहीं होंगे? सवाल यहां पे अटक जाता है। करेक्ट और नॉट? प्रॉब्लम यहां पे ही है ना, अटक जाता है। ये क्लैरिटी केशवानंद भारती में नहीं दी, बिकॉज इसके पीछे एक तरफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी और जुडिशियल रिव्यू है। हमें बैलेंस बनाना है ना। अगर पार्लियामेंट कह रही है कि कुछ लॉज का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उनकी बात भी रखनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोर फीचर भी खराब हो सकता है, राइट? तो ये बैलेंस भी हमको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ये बैलेंस भी हमें थोड़ा सा वी विल हैव टू कीप इन माइंड। इसके प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है? एंड इट देन इफेक्टिवली सेड कि जो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर्स है वो अनलिमिटेड नहीं है। इट इज लिमिटेड बाय द डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली केशवानंद भारती में तीन चीजें कही गई हैं। These are the three specific aspects of it. और इसके अलावा वो जो 39B और C वाला रिश्ता था, रिमेंबर द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1971, जिसमें 39B एंड C वुड बी ग्रेटर देन 14, 19 एंड 31 और इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो ये वाला एस्पेक्ट हटा दिया गया कि any law that is to be made to implement 39B or C partially upheld. Will that law be superior? Yes. But we will decide on a case to case basis. ये हम चेक करके ही बात करेंगे, ठीक है? तो एक तो ये जर्नी डीपीएसपी वाली थी, which eventually also gets solved with Minerva Mills. तो ये तो हमें समझ में आया। And then we had the 42nd Amendment of 1976 and the 44th Amendment of 1978। याद रखने का सिंपल तरीका है 4 + 2 6, 4 + 4 8। इसकी बीच की कहानी हमने सीख ली थी 39th अमेंडमेंट वाली, राइट? 42nd Amendment was to effectively do what? To overrule basic structure and to aggressively overrule this aspect। इसीलिए तो उन्होंने 368 में वो दो चेंजेस लाए, 4 और 5। 368(4) was no judicial review of constitutional amendments and 368(5) was जो ये लिमिटेशन है, नो लिमिटेशन ऑन पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यहां दे अगेन वेंट फुल थ्रॉटल, राइट? They said all directive principles of state policy are greater than 14, 19 and 31। राइट? बेसिक कहानी तो ये है।
फिर 44th अमेंडमेंट में दे डिड नॉट गेट इनटू दिस एट ऑल, क्योंकि ये तो चाहे सरकार बदले या कुछ भी बदले सरकार के बेनिफिट में ही है. They just partially handled this and they removed this aspect. All DPSPs greater than 14 and 19. है कि नहीं? सीधा सिंपल इतना ही किया. Because right to property was removed. And then in 1980 you had Minerva Mills, which solved this problem and this problem. Correct? So 368, 4 and 5 were declared unconstitutional. And this was restored to its original position before 42nd Amendment. This was restored to the 25th Amendment position minus the right to property, ताकि बैलेंस हो जाए. That is 39B and 39C greater than 14 and 19, and yes, judicially reviewable. क्यों? क्योंकि judicial review is an element of basic structure. And try to read fundamental rights and directive principles harmoniously. Are we okay with this? Simple. Now we have to focus on this aspect. अब इसके कॉन्सेप्ट में जाते हैं. तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? These are principles that are non-negotiable. This means no constitutional amendment can violate these principles recognized as basic structure. यहां तक तो इतना पता है, ठीक है. One of the elements of basic structure is judicial review. हमें इतना भी पता है. That's the second statement. ठीक है. तीसरा, 9th schedule प्रोटेक्ट्स, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, लॉज अंडर 9th schedule before 1973 can't be judicially reviewed. Can't be judicially reviewed.
यस, ठीक है। अब इसको इंटरप्रेट करो, इसको समझो, इससे क्या सीखने को मिल रहा है। ये तो ऑर्डिनरी लॉज है, जो टेक्निकली फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते एज पर आर्टिकल 13(2). नाइन्थ शेड्यूल was added by a constitutional amendment and is a part of the constitution. Yes, which creates immunity from judicial review. And checking a law for fundamental violation, right violation, is judicial review. है कि नहीं? Checking a law for a fundamental violation is judicial review. It is one of the meanings of judicial review. Yes. और सिंप्लीफाई कर लो, जुडिशियल रिव्यू ऑफ व्हाट? ए लेजिस्लेटिव एक्शन which could be a law which could violate fundamental rights. तो सीधी सीधी कहने की बात यह है, अगर एक लॉ है, लॉ एबीसी which was inserted in the 9th schedule before 1973 cannot be judicially reviewed. Yes or no? If the same law ABC was not added to the 9th schedule at all, could be judicially reviewed. ये हम एक technically this is an exception for an ordinary law. It is an exception to judicial review. It is an exception given to an ordinary law. है ना? स्पेशल मेजॉरिटी। तो इसके पीछे की थ्योरी क्या है कि आपने वही कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन का काम था लॉज को प्रोटेक्ट करना, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स को इंफीरियर कर दिया बाय प्लेसिंग सर्टेन लॉज इन द 9th शेड्यूल। उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने कर लिया, और यही 9th शेड्यूल पार्लियामेंट ने वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही ऐड किया है। दिस इटसेल्फ and therefore judicial review is not an absolute concept. It can be curtailed. Judicial review can be curtailed.
हम कई बार बोलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिलिमिटेशन, कमीशन के जो ऑर्डर्स होते हैं दे कांट बी जुडिशियली रिव्यूड, है ना। एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट and simultaneously given to the governor, this also cannot be judicially reviewed. ऐसा तो नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू एब्सोल्यूटली है, सुप्रीम है, नॉन नेगोशिएबल है, ऐसा तो नहीं है। ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एब्सोल्यूट है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमसी एब्सोल्यूट है, और ना जुडिशियल रिव्यू एब्सोल्यूट है। तो जस्ट बिकॉज पार्लियामेंट ने कुछ किया तो वो सराखों पर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। पार्लियामेंट की पावर्स आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू हर हालत में आपको अपहोल्ड करना। तो ये जो सिनारियो है, इट इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस प्रैक्टिकल रियलिटी। This scenario is nothing but a reflection of this practical reality. Neither is parliamentary democracy supreme, nor is constitutional supremacy, nor is judicial review. So laws placed in the 9th schedule before 1973 can be protected from judicial review to uphold 2 out of the 3 variables. ये टेक्निकली बात ठीक है? Yes. फिर बात समझ में आती है कि अच्छा, अब बेसिक स्ट्रक्चर इस बात को कॉम्प्लिकेट कर देता है। बेसिक स्ट्रक्चर कहता है कि आप जुडिशियल रिव्यू कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, यही कहता है ना। बेसिक स्ट्रक्चर कहता है कि आप जुडिशियल रिव्यू कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। ये कब कहता है? 1973 के बाद ही कहेगा ना। जब 1973 से पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर था ही नहीं, तो जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं मैटर ही नहीं करेगा। यस और नो? Today, if judicial review is non-negotiable, it is almost absolute is because of basic structure. Correct? It is because of basic structure. तो जब बेसिक स्ट्रक्चर था ही नहीं तो जुडिशियल रिव्यू की बात ही नहीं हुई। फिर सवाल उठा कि अच्छा चलो ठीक है, व्हाट अबाउट लॉज आफ्टर? ये तरह सिंपल सीधा सवाल तो है नहीं, क्योंकि यहां पे अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग लग जाएगा। तो सिंपल डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, laws added to the 9th schedule after 1973, right? प्रॉब्लम क्या है? एनीथिंग एडेड टू द 9th schedule वैसे कैनॉट बी जुडिशियली रिव्यूड, लेकिन जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, वैसे जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है।
जुडिशियल रिव्यू तो और भी बहुत सी चीजों पे हो सकता है ना. Judicial review can be on, when you're reviewing a law, it can be on so many grounds: violation of fundamental rights, violation of center state division of powers, कितना कुछ हो सकता है. And you can judicially review on the basis of violation of basic structure. Yes or no? बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल रिव्यू तो किन भी चीजों पे कर सकते हो. मैं आपसे सीधा एक सिंपल सवाल पूछूं, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू? किस बेसिस पे कोई कोर्ट किसी लॉ को एग्जामिन कर सकता है? भाई या तो वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, 13(2) में लिखा है, राइट, या भाई वो सेंटर स्टेट डिवीजन ऑफ पावर्स को वायलेट कर रहा है, तब भी तो कर सकता हूं ना मैं, तब भी तो मैं कर सकता हूं ना. यस और नो? और अब मैं कह रहा हूं कि जुडिशियल रिव्यू मैं बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन, एक रैंडम प्रिंसिपल्स के बेसिस पे भी कर सकता हूं, जो कहां से आए कहां चले गए किसी को नहीं पता. यस और नो? जुडिशियल रिव्यू तो मैं सिविल और क्रिमिनल अपील्स का भी करता हूं. हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट केस गया है तो जुडिशियल रिव्यू तो है. कुछ भी करता हूं मैं. 10 तरह की चीजें हैं. आज मैं इतने तरीके से कर रहा हूं ना, लेकिन ओरिजिनली तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड था. Court is going to say this law is constitutionally invalid. This law is invalid because it violates something. ठीक है. अब ये जो टेक्निकलिटी थी ये मैंने रुकवा दी by placing it in the 9th schedule, कि वो लॉ फंडामेंटल राइट वायलेट करने दो, वो लॉ सेंटर स्टेट पावर्स को वायलेट करने दो, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, जो करना है कर लो. करेक्ट? यही करा. फिर हमने कहा नहीं यार, बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल रिव्यू तो होना चाहिए. तो फिर इसको कैसे बैलेंस करो कि हाँ भाई जुडिशियल रिव्यू तो कर लो, ये टेक्निकल ग्राउंड्स छोड़ देना, कोई बात नहीं, लेकिन प्रिंसिपल्स और बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रख लेना. यही तो बैलेंसिंग एक्ट हुआ. यहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की लाज बच गई, यहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और जुडिशियल रिव्यू की लाज बच गई. यस और नो? कि कुछ चीजें हम एज ए पार्लियामेंट देश के इंटरेस्ट में करेंगे. सो इफ देयर इज ए लॉ ABC which is violating, let us say, Article 28, which is violating Article 28, या इसको ऐसा पकड़ लो, 26 पकड़ लो. रिलीजियस डिनोमिनेशन की राइट है. it is a right only for religious denominations, and this law has been added to the 9th schedule, option 1, before 9th schedule. तो बात ही खत्म हो गई. नो जुडिशियल रिव्यू. यस और नो? Yes or no? But was added to the 9th schedule after
1973. After 1973, judicial review, yes, but not because it is violating a fundamental right of 28, but because and only if secularism is basic structure. आया समझ में? Are we clear on this? And only if secularism includes special rights for religious denominations, which in our case it actually does not. Clear? पक्की बात? ये सब एक बैलेंसिंग एक्ट है. It all comes down to core principles: judicial review, constitutional supremacy, parliamentary democracy. आया समझ में? By preventing technical judicial review, I have upheld the sanctity of parliamentary democracy. And by allowing judicial review on grounds of basic structure, I have upheld judicial review and constitutional supremacy. ठीक है? Yes. Are we clear on this? Simple enough. Technical ground is 13.2. Technical ground is if the parliament is making a law in the state list. That is a technical ground for judicial review. Second is your theoretical ground. बहुत सीधा सवाल है ना. Supreme Court has the power of judicial review. How and for what? Basic question है ना. Judicial review is nothing but examining legislative or executive actions. So, what are the core technical constitutional provisions that directly or indirectly allow for judicial review? 13.2 supplemented with 32, right? Original jurisdiction of the Supreme Court 131. Disputes of elections of president and vice president. Power है ना? फिर interest of justice 142. ये सब टेक्निकल डिटेल्स है ना. अंडर सम लॉ, and then there are some jurisprudential, some doctrine based grounds, जैसे doctrine of basic structure. इस लॉ को हम स्ट्राइक डाउन कर देंगे because it violates doctrine of basic structure. Similarly, doctrine of harmonious construction, doctrine of colorable legislation. इतने सारे doctrines हैं. Doctrine of pith and substance, doctrine of proportionality,
Doctrine of reasonable classification. Yes. Adultery was decriminalized partially on the basis of doctrine of reasonable classification, and it was violating core fundamental rights. Yes or no? So a combination of these things. तो मैंने कहा चलो टेक्निकलिटी आई कैन स्टॉप, लेट मी एटलीस्ट डू दिस. आर वी क्लियर ऑन दिस? So laws added to the 9th schedule before 1973, nothing can be done to them, no matter how bad or draconian they are. But laws added to the 9th schedule after 1973, this question was not answered in Kesavananda Bharati. खाली छोड़ दिया था उसको. Yes, you can judicially review, but only on the grounds of the basic structure doctrine. Only on this. Not because they violate fundamental rights, not because they violate center state division of powers, not because they violate any other doctrine, only on basic structure. Are we okay with this? Do we understand this? That is how you balanced constitutional supremacy, parliamentary democracy, and judicial review. ये हुआ है. And the case for this is Vaman Rao. ठीक है? Versus Union of India 1981. पक्का? 100%? अब ध्यान दो. Basic structure effectively is the will and the imagination of the courts, more specifically the Supreme Court, and it will depend on cases that they will hear. अगर सुप्रीम कोर्ट के पास फेडरल इशू से रिलेटेड कोई केस ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर मानेगा. अगर सुप्रीम कोर्ट के पास इलेक्शन से रिलेटेड कोई केस ही नहीं है तो वो फ्री और फेयर इलेक्शंस को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कैसे करेगा? हवा में तो नहीं करेगा. What is basic structure is all dependent on whether the Supreme Court has heard a case like this. Correct or not? All dependent whether they have heard on it. Correct? अशोक पढ़ा रहे हो या पूछ रहे हो? पढ़ा रहे हो तो मैं ट्रांसफर कर देता हूं आपको. Because of the doctrine of prospective ruling, na,
गोलकनाथ में बताया था ना, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग। नो मतलब दैट इज वाई। And isn't basic structure supposed to be the spirit, the core of the constitution? But I have to wait for the spirit to be recognized by the court. I have to wait for that spirit to be recognized by the court. और नहीं किया तो some very terrible laws can come to the fore. So I will have to expand this, and that's what happens from Vaman Rao to I.R. Coelho in 2007. ठीक है? You can challenge laws added to the 9th schedule after 1973 on basic structure. Yes, ये तो मिनर्वा मिल्स नहीं बोला था, ये वमन राव नहीं बोला था, but also some essential features like 14, 15, 19, 21. Because please understand, even till today, 19 is not basic structure. Democracy is basic structure, 19 is not basic structure. Clear on this? Pakka. So basically what I.R. Coelho has done is it has expanded the reach of those laws in the 9th schedule after 1973, again balancing this, but slightly giving more emphasis to judicial review. है ना? हम वेट थोड़ी करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर जब तक आप हमें डिक्लेयर ही नहीं करोगे तब तक हम बैठे रहेंगे. द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीजें हैं जो आप मानो या ना मानो उसे आप वायलेट नहीं कर सकते. ठीक है, गुड. अब basic structure doctrine is to prevent or is to use इसको ऐसे कर लो that laws can't violate basic structure doctrine. सीधी सिंपल बात ये. And basic structure doctrine are principles of the constitution. Yes. अब ये जो लॉ है जो प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकता, वो सीधी बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही हुआ ना. What can't violate the basic structure? You can't change the constitution in a way that can't violate basic structure. How do you change the constitution? Through a constitutional amendment. So constitutional amendments
कांट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर, ये सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स, yes or no? Yes, absolutely. If not basic structure. अब आयर कोहेलो का प्रिंसिपल लगाओ यहां पे, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैन नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक, मान लिया, मान लिया कैन नॉट, but constitutional amendments can violate article 19, so tomorrow you can remove article 19, तो ये चलेगा? But constitutional amendments are not law for the purposes of article 13(2), यही लिखा है ना 13(4) में। तो ये आयर कोहेलो का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे जनरली भी अप्लाई होना चाहिए, है ना? अगर आप 9 शेड्यूल में लिखी गई चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर और इसेंशियल फीचर्स दोनों पे चेक कर सकते हो, तो यही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट यहां पे भी तो लगा सकते हो। So can a constitutional amendment violate, say, Article 20, let's say Article 30, cultural right, minority cultural right? Sure. But can a constitutional amendment violate Article 19? No, boss. No. It takes away the essence. अब इसका उल्टा सोचो, अब इसका उल्टा सोचो, the reverse of it. Think the other way around. Think the reverse. Laws can't violate fundamental rights. है ना? Why? Because 13(2), ordinary law has nothing to do with the constitution. So can an ordinary law violate basic structure? If the answer to this is yes, that means basic structure is only a constitution principle and not a constitutional principle. Do you understand the difference? Then basic structure is a constitutional principle or a constitution principle. If it is yes, then you are upholding parliamentary democracy. वही बात होगी ना, कल घर पे आपको बोला, घर पे मम्मी पापा बोले बेटा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, आप चीनी लाके दे दिए, माँ बाप को मारेंगे ना पकड़ के? भावनाओं को समझो, फीलिंग को समझो।
कुछ मीठा लाने खाने का मन करे तो गुलाब जामुन में खिला दो। इसेंस क्या है? इसेंस ये है कि हमारे देश के लिए कुछ चीजें जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोई भी हो, उसको वायलेट नहीं कर सकता, है कि नहीं? सो द आंसर इज नो। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। आप बहुत ही वेग टेरिटरी में जा रहे हो, आप बहुत ही वेग टेरिटरी में जा रहे हो। यस और नो? बहुत ही वेग टेरिटरी है ये तो पार्लियामेंट में तो हाथ बहुत बांध दिया आपने। Constitutional amendments can't violate basic structure. Constitutional amendments can't violate essential features. ये दोनों सही बात है। This is because of केशवानंद भारती. This is sort of because of I.R. कोहेलो. इसमें हमने 9 शेड्यूल के लिए कुछ खास चीजें करी, because 9 schedule was reducing judicial review, enhancing parliamentary democracy. So हमने इसको बैलेंस कर दिया कि whatever is here you can check on basic structure and you can check on certain essential features but not on technical grounds of judicial review. यही किया ना बैलेंस करने के लिए, ठीक है? ऑर्डिनरी लॉ कांट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल आइडिया तो ये है। स्पेसिफिकली ऑर्डिनरी लॉ कांट वायलेट फंडामेंटल राइट्स। इसमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स इसेंशियल फीचर्स हैं, इसमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट? टेक्निकलिटी तो ये। Ordinary laws also cannot violate the distribution of powers between the center and the states. पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे नहीं बना सकता, स्टेट वाले पार्लियामेंट वाली यूनियन लिस्ट पे नहीं बना सकते, बेसिक है। Do we understand the constitutional amendment is a higher law in hierarchy than an ordinary law? तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकता तो ऑर्डिनरी लॉ को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑर्डिनरी लॉ के पीछे पार्लियामेंट की ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर है ना? यहां पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ मेकिंग पावर है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ मेकिंग पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो क्या ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते? क्या कर सकते, लेकिन संभाल के। अगर आप कोई ऑर्डिनरी लॉ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, वो चैलेंज कर रहे हो, तो आपको थोड़ा और स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। थोड़ा क्लियरली बताना पड़ेगा, थोड़े प्रोविजंस के साथ और जाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल जो वो 39th अमेंडमेंट याद है जिसमें प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जुडिशली रिव्यू नहीं होगा, वो इमरजेंसी वाला था। उस अमेंडमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज बेसिक स्ट्रक्चर।
कहा पीएम का इलेक्शन, कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन? आप हवा में खेल गए? यस और नो? यस। लेकिन आप अगर उत्तराखंड के यूसीसी एक्ट को चैलेंज करते हो दैट इट इज वायलेटिंग सेक्युलरिज्म, दिखाओ मुझे सेक्युलरिज्म कैसे। शो मी हाउ इट्स अ वायलेशन ऑफ 25, शो मी हाउ इट्स अ वायलेशन ऑफ 15 क्लॉज 1। ये समझ आया? तो प्री में लिखेंगे, अगर क्वेश्चन आएगा कैन ऑर्डिनरी लॉज बी चैलेंज्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यस एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब क्लियर हुआ? सारे पॉसिबिलिटी सीख ली हमने, सारे एस्पेक्ट सीख लिए। गुड। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के सारे फीचर्स सीख लिए। वेरी गुड। एक मिनट। बटरी स्मूथ साहब, क्या करें, हमारे लिए क्लैरिटी पंचलाइन नहीं, जीने का तरीका है सर। और हमेशा ध्यान रखना, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। आप जितना सिंपली कोई चीज समझ सकते हो और समझा सकते हो, वो उतनी ही आपको आपकी क्लैरिटी, आपकी डेप्थ रिफ्लेक्ट करता है। जहां अब्बा डब्बा चब्बा घुमाने लगते हो, शब्द खाने लगते हो, तेज भागने लगते हो, तब आपको भी पता है कि दिल में आपको नहीं आता है। इफ यू सी द बेस्ट ऑफ द लॉयर्स आर्ग्यू इन द कोर्ट, ऐसे बच्चे के जैसे सुप्रीम कोर्ट में समझाते हैं कि ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा। We have discussed some of the most complicated questions of constitutional law even today. चलो, तो पीवाईक्यूज देख लें कि भाई लाइन पे है कि नहीं है। टेरिटरी सिटीजनशिप हम कल करेंगे, बट आई जस्ट वांटेड टू कवर दिस। शुरू करें? I will teach this, Krishna, don't worry. Article 14 is my problem. As per Article 368, the Parliament may amend any provision of the Constitution by addition, variation, appeal. चलो जी, बहुत टफ क्वेश्चन है, हमारे को नहीं आता है।
वेरी गुड। क्या एक प्रोविजन को रिपील किया जा सकता है? यस। कैन द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन बी रिप्लेस्ड एट वंस? क्या ये हो सकता है? नहीं। ठीक है। A bill amending the constitution requires prior recommendation of the President of India. When a constitution amendment bill is presented to the President, it is obligatory for the President to give his or her assent. A constitution amendment must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority, and there is no provision for a joint sitting. चलो, मेरी इज्जत रख लेना बेटा। वेरी गुड। थ्री 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। अगर प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन लगता तो पार्लियामेंट की पावर रिड्यूस नहीं हो जाती। और एक चीज और ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एनीवन, कोई भी हो सकता है। कुड बी अ गवर्नमेंट मेंबर आल्सो एंड अ प्राइवेट मेंबर आल्सो। ये क्लियर है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गुड। बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करना, मेरी सारी बातें बताई गई याद रखना। पहले पढ़ लो। The Constitution of India defines basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights, and democracy. Constitution provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based. इसको मैं समझ सकता हूं कि थोड़ा सा हम डिवाइडेड हो सकते हैं, बिकॉज बट मैं इसका आपको जवाब दूंगा। चलो, डिफाइन तो है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन करता ही नहीं, तो इसके बाद की जो भी कहानी लिखी है मैटर नहीं करता। चलो, एक सेकंड के लिए आपको लगा कि नहीं डिफाइन क्या पता, नहीं पता, चलो आगे देख लेते हैं। पूरी की पूरी फंडामेंटल राइट्स हो गई बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब हम रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को बचाएंगे नहीं तब तक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर उजड़ जाएगा। वाह, क्या बात है। उल्टा सोचो, रिजर्वेशन तो राइट भी नहीं है, वो बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम सेकंड ऑप्शन में। यहां लिखा है प्रोवाइड्स फॉर। प्रोवाइड्स इज इनफॉर्मल इनफ। तो इसका मतलब वी हैव टू बी अ लिटिल लिबरल विद द आइडिया।
ठीक है, let us assume we have to be liberal with the idea. Provides for judicial review to safeguard citizens' liberties. Citizens' liberties are in our fundamental rights through 13(2) and 32 and 226. ये तो judicial review दे रहा है. The problem is the next part. To preserve the ideals on which the Constitution is based. Ideals are aspirations. Ideals on which the Constitution are based. If the Constitution is providing for judicial review, it will also be providing for certain ideals. Where are those ideals written? Preamble. Preamble. The preamble has no legal value in itself. Is not enforceable, so therefore not judicially reviewable. करेक्ट. फ्रेटर्निटी वायलेट होगी तो कोर्ट में जाएंगे, बोलेंगे हाथ नहीं पकड़ दिया, पकड़ने नहीं दिया हमको. You know, India is so ironic and so hypocritical. We are so homophobic as a country, but if you see grown men holding pinkies like each other and walking on the beaches, we are so homophobic. Yet we will hold hands and you know do all sorts of, yeah, it is just so contradictory. खैर, समझ आया? Now do we understand how to answer a question like this? सर्वजीत says अगर idea लिखा होता तो it was referring to the doctrine of basic structure. Constitution does not provide for basic structure, so there is no question of judicial review. ठीक है? The ninth schedule was introduced in the Constitution during the Prime Ministership of, oh my God, such a tough question. ये इंदिरा गांधी कहां से आ गई बेटा? Ninth schedule inserted by first constitutional amendment 1951. 51 में कौन पीएम थे? बेटा नेहरू जी थे. In India, judicial review implies, आराम से करना, 10 बार मैंने क्लास में ये बोला है, the power of the judiciary to pronounce on the constitutionality of laws and executive orders, the power of the judiciary to question the wisdom of laws enacted, the power of the judiciary to review all legislative enactments before they are assented, power of the judiciary to review its own judgments given earlier in smaller or different cases. Wow. Review its own judgment is not judicial review. It is their appellate function. It is their job. जुडिशरी नहीं करेगी ये तो और कौन करेगा अपना ही काम. The Parliament of India can place a particular law in the ninth schedule of the Constitution.
the validity of a law in the ninth schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. Very good. Somebody was asking the present status. No, this is how present status. Yes, Supreme Court can. Yes, judgment can be given. वमन रहो और आय और कह लो था ही इसी बात पे. It was about laws in the ninth schedule. Correct, today. Very good. Okay, good. How do we feel? Good? Confident? समझ आ रहा है? Conceptually भी पढ़ना है, टेक्निकली भी पढ़ना है, बहुत साउंड होके पढ़ना है. ठीक है? Good. We studied so many relevant constitutional amendments also. 39th Amendment, 42nd Amendment, 44th Amendment, 99th Amendment, एंजैक वाला, राइट? उसको नोट को बहुत अच्छे से देखना, बहुत ध्यान से बनाना है. ठीक है? चलो, good. We'll do territory and citizenship, and then we'll start with legislature, executive, judiciary. That's going to be very easy, not a problem. ठीक है? We'll do territory and citizenship tomorrow. Finish up the whole thing. Citizenship थोड़ा सा important है because it's linked to SIR and everything else. So I'll have to be a little careful on those aspects. So I'll cover those contemporary developments also. थोड़ा सा. Just relevant enough for the exam. ठीक है? Good. Thank you, Navneet. Thank you. Regular time, normal time, normal time. Today was an exception. There are some backups lined up for the evening. Regular time. Thank you. बिल्कुल दें.